Hello students, today we discuss on new topic, that is nucleus. Nucleus was firstly discovered by Robert Brown in 1831. Nucleus is discovered by is discovered by Robert Brown in 1831. रॉबर्ट ब्राउन ने फर्स्टली न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, लेकिन न्यूक्लियस के अलग अलग पार्ट अलग अलग बायोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किए थे। लाइक क्रोमोसोम जो होता है वो कॉमनली हम बेलेडियर लिखते हैं, फोंटेना लिखते हैं, और लेकिन जो न्यूक्लियस का मेन पोर्शन था वो देखा था रॉबर्ट ब्राउन ने, लेकिन अलग अलग पार्ट जो है उसको अलग अलग बायोलॉजिस्ट ने सेपरेट किया था। इसके बारे में आगे डिटेल से बात करूँगा मैं। न्यूक्लियस के नंबर अगर देखे जाए, न्यूक्लियस के अगर नंबर देखे जाए, नंबर ऑफ न्यूक्लियस जनरली एक सेल में एक दूसरी सेल में अलग अलग नंबर आपको न्यूक्लियस के दिखाई देंगे। अगर हम देखें इन द मसल सेल, अगर ह्यूमन की मसल सेल यानी स्केलेटल मसल सेल बोलते हैं, उनके अंदर देखें तो उनके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेंगे। मैनी न्यूक्लियस का मतलब होता है मोर देन वन न्यूक्लियस इन स्ट्रेटेड और स्केलेटल मसल सेल में काफी सारे न्यूक्लियस आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा और देखा जाए, लाइक सम सेल्स हैव टू न्यूक्लियस, उस सेल्स में आपको टू न्यूक्लियस दिखाई देंगे। लाइक इन द केस ऑफ पैरामीशियम, लाइक पैरामीशियम में क्या मिलता है आपको, पैरामोइशियम में जनरली आपको टू न्यूक्लियस दिखाई देते हैं। पैरामोइशियम हैज टू न्यूक्लियस। तो पैरामोइशियम में क्या मिलेंगे आपको, जनरली दो न्यूक्लियस, यानी ये डाइन्यूक्लिएटेड होता है। एंड मोस्ट ऑफ द सेल हैज वन न्यूक्लियस। अगर जनरली देखें तो मोस्ट ऑफ द सेल होती है वो एक ही न्यूक्लियस रखती हैं। most of cells has one nucleus, जनरली सभी सेल में ज्यादा क्या होता है, एक ही न्यूक्लियस होता है। लेकिन समटाइम हमें एक चीज और देखने को मिलती है, यहाँ पे हमें कई बार एक और देखने को मिलता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो कई बार फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करता है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब होता है न्यूक्लियस विदाउट साइटोप्लाज्म के ही डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है कुछ सेल्स में। कुछ सेल्स में आपको क्या मिलता है, न्यूक्लियस डिवाइड फ्रीली। न्यूक्लियस जो होता है फ्रीली डिवाइड करेगा, डिवाइड फ्रीली विदाउट साइटोप्लाज्म डिवीजन, ऐसे अरेंजमेंट को बोलते हैं, ऐसे अरेंजमेंट को कहते हैं कोनोसाइटिक अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं इसको, कोनोसाइटिक अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियस कहते हैं इसे, ऑफ न्यूक्लियस। अब एज यू नो, आप सभी जानते हैं इसके बारे में
कि न्यूक्लियस जो डिवीजन होती है, न्यूक्लियर डिवीजन होती है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा एंड देन फॉलो बाय द साइटोप्लाज्म, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा। आप जैसे अमीबा के अंदर बाइंडिंग डिवीजन में आपने पढ़ा भी हुआ है कि अमीबा में पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा। बट कई बार क्या होता है कई सेल में, जैसे मान लीजिए एक सेल है ये, इस सेल में क्या होगा, न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है मान लीजिए, बट ये डिवाइड होता रहेगा, साइटोकाइनेसिस करता रहेगा, बट सेल डिवाइड नहीं होगी, मेन साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। तो इस तरह के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, इस तरह के अरेंजमेंट को कहते हैं कोनोसाइटिक अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं इसको, कोनोसाइटिक अरेंजमेंट बोलते हैं। ऐसे कोई बार सीनोसाइटिक अरेंजमेंट भी कई कहते हैं इसको। अगर हम सम अदर सेल्स में अगर देखें इस तरह का, अब न्यूक्लियस का डायग्राम के थ्रू हम पढ़ें इसके कि न्यूक्लियस का डायग्राम किस तरह से होता है। देखिए न्यूक्लियस का डायग्राम है, इस डायग्राम आपको जनरली 2 मेम्ब्रेन आपको दिखाई देंगे लाइक दिस, ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। लाइक दिस, इस तरह अरेंजमेंट आपको देखने को मिल सकती है। अब देखिए ये जो है दिस द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसके इनसाइड आपको यहाँ पे न्यूक्लियोलस दिखाई देता है, तो दिस द न्यूक्लियोलस, मैं इसको थोड़ा डार्क बना रहा हूँ, राइट। और यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं दिस द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज क्रोमेटिन, राइट। एंड इसका स्ट्रक्चर अगर लिखें तो दिस द न्यूक्लियोई या न्यूक्लियोलस, दैट इज नोन एज क्रोमेटिन। क्या बोलेंगे इसको, इसको कहते हैं क्रोमेटिन। एंड इसके बीच में जो ये स्पेस है, दिस इज ए फ्लूइड भरा होता है यहाँ पे, जो साइटोप्लाज्म के फ्लूइड की तरह ही होता है। इस फ्लूइड को कहते हैं यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है इसे। एंड दिस इज नोन एज क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं इसको, इसे बोलते हैं क्रोमेटिन। सॉरी मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया क्रोमेटिन। और ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, दिस आउटर मेम्ब्रेन इज नोन एज आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसी क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं इसे। और इसके बीच में जो स्पेस होता है, ये जो स्पेस होगा इसके बीच में, दिस स्पेस इज नोन एज न्यूक्लियर पोर। क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियर पोर कहते हैं इसे। ये न्यूक्लियर पोर होता है। और ये जो बीच में आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, दिस स्पेस इज नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्पेस। तो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। अब यहाँ पे हर एक पार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, हर एक पार्ट का फंक्शन देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम इसका स्ट्रक्चर समझते हैं डायग्राम के थ्रू। देखिए ये जो मेम्ब्रेन होती है आउटर, सबसे पहले मेम्ब्रेन को उठाते हैं। ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, इसके भी 2 मेम्ब्रेन होगी, एक आउटर एक इनर, यानी 2 मेम्ब्रेन से बना होगा। इसके आउटर मेम्ब्रेन जो होती है इट्स फ्रीली परमेबल फॉर द आयंस, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की थी, जैसे क्लोरोप्लास्ट की, सेम इसकी आउटर मेम्ब्रेन क्या है, फ्रीली परमेबल है। और इसका स्ट्रक्चर जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा ही होता है सेम। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन कुछ सिलेक्टिवली मॉलिक्यूल के लिए ही परमेबल होगी, कुछ सिलेक्टिवली मॉलिक्यूल होते हैं उनके लिए परमेबल होगी। और बीच में आपको जो स्पेस दिखाई दे रहा है, दिस स्पेस इज द न्यूक्लियर पोर। क्या इसके थ्रू बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो बड़े आयंस होते हैं, जो इसके थ्रू पास नहीं हो सकते, वो इसके थ्रू एंटर करेंगे, इस न्यूक्लियर पोर के थ्रू, राइट। तो इन दोनों काम क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट करना होता है
इनके डायग्राम में डिटेल से मैं आपको बताऊंगा आगे किस तरह से क्या होता है। फिर ये होता है न्यूक्लियर प्लाज्म। न्यूक्लियर प्लाज्म का स्ट्रक्चर होता है साइटोप्लाज्म जैसा ही होता है, लेकिन ये थोड़ा प्रोटीन के कंटेंट रिच होता है, थोड़ा प्रोटीन कंटेंट इसमें ज़्यादा मिलता है देखने को। एंड दिस इज न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस होता है ये जनरली 3 और 4 टाइप के रीजन से बना होता है। इसे कहते हैं अमोर्फस एंड फाइब्रस रीजन एंड ऑल्सो नोन एज फिलर रीजन्स एंड प्रोटीनस रीजन एंड क्रोमेटिन रीजन। ये जनरली 4 रीजन से बना होता है। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है आरएनए को फॉर्मेशन करना। आरएनए का मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए होता है जो राइबोसोम को बनाता है, उस आरएनए की फॉर्मेशन करना जो होता है न्यूक्लियोलस का काम होता है। इसी कारण से न्यूक्लियोलस को हम बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, और एक क्वेश्चन नीट में आ चुका है। न्यूक्लियोलस से क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस इज ऑल्सो नोन एज प्रोटीन न्यूक्लियोलस इज ऑल्सो नोन एज राइबोसोमल फैक्ट्री, नॉट प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री इज नोन एज राइबोसोम, तो न्यूक्लियोलस इज नोन एज राइबोसोमल फैक्ट्री बिकॉज इट फॉर्म अ राइबोसोम्स, rRNA formed. And this is a chromatin part. एक क्रोमेटिन पार्ट जो होता है, दिस एक एक्सपेरिमेंट आता है ऑन द एसिटिबुलेरिया एल्गी। एक ब्लू ग्रीन एल्गी होती है दैट्स इन एसिटिबुलेरिया, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट आता है। एक्सपेरिमेंट आता है हैमरलिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं इसे। हैमरलिंग एक्सपेरिमेंट में एक्सप्लेन किया गया है बाकायदा कि जो क्रोमेटिन होता है, जो क्रोमोसोम होते हैं, वो क्या करते हैं, आगे फर्दर प्रोजेनी में जेनेटिक इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं। यानी जो प्रोजेनीज होती हैं, जो जनरेशंस होती है, उसमें क्या करेंगे, आगे ट्रांसफर करेंगे जेनेटिक मटेरियल को। कौन करेंगे जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर? जो क्रोमेटिन होता है वो आगे प्रोजेनी में जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है। और ये सेल का जो मेटाबॉलिज्म होता है, जैसे सेल के अंदर जो प्रोटीन फॉर्मेशन होती है उसके लिए आरएनए बनाना पड़ता है, एंजाइम्स फॉर्मेशन होती है, या सेल का जितना भी ओवरऑल मेटाबॉलिज्म होता है उस सभी को चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? उस सभी को चलाने के लिए आपको जरूरत पड़ती है दर्शक किसकी जरूरत पड़ेगी? क्रोमेटिन की, राइट। सो ये था न्यूक्लियस के बारे में। अब न्यूक्लियस के बारे में डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले इसकी देखेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में।